हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे नीट के खिलाड़ियों? सब बढ़िया एकदम। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लो कि भाई आपके पहले चैप्टर की शुरुआत है। और आज इसी पहले चैप्टर की हम करने वाले हैं नीट के पीवाईक्यूज। अब मैं इसको पहला चैप्टर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके पहले का जो चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो तो भाई कोई कंसिडर ही नहीं करता है। नीट में तो सवाल आते हैं लेकिन उसकी डिफिकल्टी और आगे आने वाले चैप्टर्स की डिफिकल्टी कुछ भी नहीं होती है। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है काइनेमेटिक्स 1D, इससे डिफिकल्टी लेवल की शुरुआत होने लगती है और आप इस बात से एग्री जरूर करोगे। तो आज हमारा पूरा काइनेमेटिक्स 1D खत्म होने के बाद हम शुरू करने वाले हैं आज हमारा प्यारा सा नीट पीवाईक्यू सीरीज फॉर काइनेमेटिक्स 1D चैप्टर। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में आए हुए सारे फॉर्मूलाज को एक बार रिविजिट करेंगे। तो मैं आपको पूरा फॉर्मूला शीट दूंगा, सारी ट्रिक्स एंड टिप्स को रिविजिट करेंगे और उसके बाद 10 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो आपके नीट में इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, काइनेमेटिक्स 1D से। और मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि भाई वो सवाल किस ईयर में आए हुए हैं, ताकि आप सभी लोग उनको नोट डाउन करते हुए प्रैक्टिस कर सके और हम भी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एक ट्रेंड समझ सके कि भाई 20 साल पहले क्या होता था, 10 साल पहले क्या होता था और अब 5 साल पहले से किस टाइप के सवाल आते हैं इस चैप्टर से। विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बैठो। प्रोबब्ली 45 मिनट्स तक जाएगा ये सेशन, लेकिन बहुत मजा आएगा। 15 मिनट तक हम थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेंगे और बाकी आने वाले 30 मिनट के अंदर सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। बट लेट मी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इस चैप्टर के सवाल नीट के पर्सपेक्टिव में बहुत ईजी आते हैं। और ईजी है कि नहीं, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मुझे कमेंट से जरूर बताना कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, कि आपको इजी लगा कि नहीं, जरूर बताना मुझे। ठीक है, अब बस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ बहुत क्लियरली कि भाई हमारा जो ये पूरा प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगा। आप हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमारा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस कर दिया है। हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस पूरा कंप्लीट, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया है। वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर काइनेमेटिक्स 1 शॉट का भी वीडियो है और आपके अच्छा इसे मिल जाएगा मेरे ख्याल से आपको। अरे कहाँ गया भाई? हाँ सॉरी, यहाँ पर है द हार्ड सीरीज जो आप देख रहे हो, नीट 2026 प्रिपरेशन क्लास फॉर क्लास 11th द हार्ड सीरीज। ये द हार्ड सीरीज आपकी है बेटा, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। इस पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी और इस प्लेलिस्ट में आप देख पाओगे कि भाई साहब आपको क्लास 11 से रिलेटेड हर एक टॉपिक, बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर से लेकर लेक्चर 1, 2, 3 करके यूनिट्स एंड डायमेंशन कंप्लीट हो रहा है। फिर आपका शुरू हो रहा है आपका काइनेमेटिक्स, और ये काइनेमेटिक्स भी पूरा खत्म हो चुका है हमारे साइड से और रिलेटिव वेलोसिटी तक मैंने करा लिया है। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा काइनेमेटिक्स 2D, और उसमें और मजा आएगा। अब इस सेशन में जो भी हमारे सवाल हैं वो सवाल कहां से आए हुए हैं, मुझे पता है कि आपके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जरूर होगी। तो आप देख लीजिएगा भाई, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारा नीट का तत्व का किताब, है ना। इस नीट के तत्व किताब में सबसे बेस्ट चीजें क्या क्या बता देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आपको हर एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगा और टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन को देखकर आप चाहो तो उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी फॉर फ्री डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि बेसिकली भाई आप एक टॉपिक पढ़ाई कर रहे हो, टॉपिक के नीचे QR कोड है, QR कोड को स्कैन किया और टॉपिक का वीडियो आपके सामने आ गया, बस भाई बात खत्म। तो वीडियो देख लेना या तो फिर वो भी देख लेना। तो किताब के साथ आपको वीडियोस भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको मिलेगा टॉपिक बाय टॉपिक सारे फॉर्मूला, सारे टिप्स, सारे ट्रिक्स और क्वेश्चंस जो होंगे MCQ फॉर्मेट में, क्योंकि आपका नीट MCQ फॉर्मेट में होता है। किस साल में आए हुए हैं उसमें आपको नीट के भी सवाल मिलेंगे, आपको आपके स्कूल के भी सवाल मिलेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे लेवल बाय लेवल। आपको लेवल 1 मिलेगा, लेवल 2 मिलेगा, लेवल 3 मिलेगा, सबके भी वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, सबके प्रॉपर रिटन सॉल्यूशंस होंगे और आंसर कीज भी होंगे। बस और किस चीज का वेट कर रहे हो, जाओ भाई ले लो। बस क्लिक करना आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे, आपके सामने खुल जाएगा। तो आपको मिलेगा 11th और 12th दोनों का नीट का किताब सिर्फ और सिर्फ 3777 पे। आप चाहो तो भाई यहाँ पर बाई नाउ पे क्लिक करके, मेरा कूपन कोड ऑलरेडी लग जाना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ, बाई नाउ पे क्लिक किया, मेरा कूपन कोड लग गया, नहीं लगा तो यहाँ पर आप एक काम करना, यहाँ पर आप AK Pro कूपन कोड लगा देना। क्या लगाना है आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखना क्या लिखना है आपको, AKPRO लिख दिया, ठीक है, AK Pro लिख दिया और अप्लाई कर दिया। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखो मेरा कूपन कोड लग चुका है और सिर्फ 3400 रुपए में आपको 25 बुक्स की किताब मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर इसमें ना फिजिक्स से कुछ है, केमिस्ट्री कुछ है, बायो कुछ है और फिर 11th भी हो गया, 12th भी हो गया, तो सब मिलाकर 25 सेट का किताब है। बहुत बेहतरीन किताब है बच्चों, डोंट मिस इट आउट, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसी बात पर वापस जाते हैं और हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं अभी हमारे बहुत ही प्यारे से फॉर्मूला चीट से। ठीक है बेटा, चलो तो सब लोग रेडी हो जाओ, अपना पेन और नोटबुक निकाल दो।
चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा फॉर्मूला शीट। जैसे मैंने कहा प्लीज अपने नोटबुक और पेन को निकाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले हमारा जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लेजर भी था ना कुछ, ये लेजर है, हाँ ठीक है बराबर, हाँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला जो ये चैप्टर है, इससे जो शुरुआत होती है आपकी 9 से होती है। अगर हम 9 की बात करेंगे तो 9 से जो टॉपिक आती है वो है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। स्पीड एंड वेलोसिटी में आप देखोगे, आप सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर्स पर सेकंड, बराबर। फिर आती है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इन दोनों फॉर्मूलास में सिर्फ एक माइन्यूट डिफरेंस है कि यहां पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा और यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। इनके यूनिट्स में कोई चेंज नहीं होगी, यूनिट्स बराबर होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, है ना, देख पा रहे हो, बराबर है भाई, इजी है ना, सिंपल है, ठीक है। अब अगर हम आगे जाते हैं, उसके बाद इस टॉपिक से आती है कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ये क्या होती है, अगर आप सबसे पहले सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए वेयर टाइम इज लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब एक पलक झपकने के स्पीड के लिए, मतलब एक चुटकी भर स्पीड के लिए आप निकालना चाहते हो स्पीड या वेलोसिटी, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू dx बाई dt, यानी कि x क्या है यहाँ पर, x आपका है डिस्टेंस, जो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूं ताकि आप कभी भूलो ना इस बात को, है ना। मैं यहाँ पर x ला के लिख दूँ, x क्या है भाई, x आपका डिस्टेंस है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। आपके लिए मैं लिख देता हूं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आपको जो डिस्टेंस दी गई है उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दोगे तो उसको डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो मेरा सेशन जाकर देख लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ डिफरेंशिएशन, बहुत मजा आएगा आपको, वही प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर है आपके, ठीक है। अब वैसे ही आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, सर ये स्पीड वेलोसिटी है फॉर्मूला और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये दोनों कहां पर इस्तेमाल करते हैं। आपको याद रखना बच्चों, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पर आपका स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, जहां पर आपका स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। और ये जो फॉर्मूलाज है ये इस्तेमाल करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। कहां पर बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, जहां पर आपका स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वहां पर तो आप एवरेज निकालोगे ना, उसके अलावा बाकी कहां पर एवरेज निकालोगे, सही है, बढ़िया, बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहां तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। हाँ जी, इसके बाद आता है आपका एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 9th ग्रेड से जानते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, a इज इक्वल टू b माइनस u अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसका यूनिट हो जाता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। फिर आती है आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर कि भाई एक्सेलरेशन अगर आप निकाल रहे हो पलक झपकने वाले स्पीड के लिए, यानी कि चुटकी भर आपके टाइम के लिए निकाल रहे हो, तो आपका एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, यानी कि आप डिफरेंशिएट कर दोगे एक्सेलरेशन को, आपको dv बाई dt मिल जाएगी, बात खत्म, ठीक है। फिर ये जो फॉर्मूला है ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि इसके बेसिस पे भी सवाल आपको नीट में आते हैं, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये अलग से लिखवा दिया, प्लीज देख लेना। अगर आपको सवाल आता है कि भाई 10वें सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्टेंस निकालो, 12वें सेकंड पे, 25वें सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, जब ऐसे बोला जाता है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम दी जाती है, इस टाइम के लिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना होता है तो उसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा एस एन एथ, जहां पे एन क्या है, एन इज द टाइम गिवन टू यू, एन इज नथिंग बट द टाइम। तो मैं यहां पर वो भी लिख देता हूं ताकि अगेन जब आप ये फॉर्मूला शीट डाउनलोड करोगे तो फिर आपको टेंशन ना हो, वेयर एन इज इक्वल टू टाइम। अरे 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 मुन्ना सॉरी, अरे ये मिटेगा भी नहीं तो लेजर है, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, रुक जाओ। हाँ, वेयर एन इज इक्वल टू टाइम टी, ठीक है, एन इज इक्वल टू टाइम टी, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है बेटा। तो एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए टू दी इंटू एन पर एन माइनस 1/2। एन क्या है, टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। क्लियर हो गया, सबने नोट डाउन कर लिया फॉर्मूला शीट, एक बार नोट डाउन कर लो, मैं निकल जाता हूं यहां से। आप फोटो ले लो इसका, ठीक है, फोटो लेकर डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल के अपने दीवार के सामने लगा दो, या तो नोटिस बोर्ड में लगा दो या तो विजन बोर्ड पे लगा दो, वहां पर इसको हर दिन देखना, सारे फॉर्मुलास याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी आप जानते हो 9th ग्रेड से, जहां पर पहला फॉर्मूला आपका v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। ये आपके फॉर्मूलाज हैं, आपके तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन, जहां पर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और s डिस्प्लेसमेंट है, ये भी आप जानते हो। अब ये सिलसिला यहां पर खत्म होता है आपके फॉर्मूलाज का, लेकिन इस चैप्टर में ग्राफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं और मेरे साइड से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं उससे रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर। तो ये जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं ये आपको किसी भी और वीडियो में यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो इसको प्लीज स्पेसिफिकली नोट डाउन करिए, ठीक है बेटा।
हम यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपको सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट देने के लिए इन दी मोस्ट बेसिक फॉर्मेट। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने लिखा हुआ पे, टू कन्वर्ट। अगर आपको डिस्टेंस को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना होता है या वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि आपको डिस्टेंस अगर वेलोसिटी निकालनी है, और मैं सिर्फ इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं, तो अगर आपको डिस्टेंस से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो फिर आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, जैसे अभी हमने सीखा है ना, कि s इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, a इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, ये हमने सीखा अभी, है ना। तो आपने डिफरेंशिएशन करना होगा। लेकिन अगर आपको उल्टा करना है, कि आपको अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट उल्टा करना है आपको, तो फिर आपको वहां पर इंटीग्रेशन करना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको समझ लेना, यहां पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सामने जाते वक्त, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर, जैसे डिस्टेंस तो छोटा है, फिर वेलोसिटी आती है, फिर एक्सेलरेशन आता है, तो मतलब पहले डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालते हो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन ना। तो अगर आप सामने की तरफ जा रहे हो तो डिफरेंशिएशन करना है, पीछे की तरफ आ रहे हो तो फिर आपको इंटीग्रेशन करनी बहुत जरूरी है। प्लीज इस बात को याद रखिए, आपका बहुत काम आएगा नीट के पीवाईक्यू में, स्कूल में भी बहुत काम आएगा। अब आगे, अगर मान लीजिए आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि यहां पर आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, इसमें आपको चीजें याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट सी, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अगर मान लीजिए यहां पर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और ये आपका स्लोप जो दिया हुआ है, ये जो स्लोप का एंगल है, अगर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यहां पर आप देखो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, और यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, यहां पर वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इतना आपको याद रखना है। बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब वैसे ही जैसे ये मान लीजिए ये जो स्लोप है आपका, इसका जो थीटा है, और थीटा हमेशा इस तरफ बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स की तरफ बनेगा, हमेशा याद रखना। तो यहां पर आप देखोगे थीटा इस स्लोप का ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये नेगेटिव स्लोप है, यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, इतना आपको याद रखना है। और मान लीजिए ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, यहां पर आप देखो, यहां पर थीटा क्या है भाई, थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि यहां पर तो भाई व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, तो भाई एंगल तो है नहीं, 0 है, तो जब 0 होता है तो आपका स्लोप भी यहां पर 0 हो जाता है, स्लोप इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा इटसेल्फ इज स्लोप, है ना। तो यहां पर वेलोसिटी आपकी 0 हो जाती है, किसी भी ग्राफ में ये मेंटेन रहेगा, प्लीज याद रखिएगा। अब मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसा उल्टा कर्व दिया हुआ है, कॉनकेव कर्व दिया हुआ है, इसका मतलब होता है, अगर आपको पूछेगा इसमें एक्सेलरेशन की साइन क्या है, तो आपको याद रखना कि यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और v इंक्रीजिंग है, ये एक इंक्रीजिंग v ग्राफ है, क्योंकि आप देखोगे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव है, इसको आपको याद रखना है। याद रखने का एक और बहुत ईजी तरीका है कि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैं आंखें बना देता हूँ, तो स्माइल मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना, स्माइल करोगे पॉजिटिविटी है, हंसोगे तो भाई पॉजिटिविटी आएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, और दुखी रहोगे, उदास रहोगे, तो फिर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही होगी, है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। तो इसको ऐसे समझ लेना आप, ठीक है। अब मैं उसको मिटा देता हूं, वरना फिर आप हो सके एग्जामिनेशन में पूछे आप यही हंसता हुआ चेहरा बनाकर आ जाओ, है ना, तो गलत हो जाएगा। आप बस याद रखना कि भाई यहाँ पर स्माइल होता है और ये उदास होते हैं, ठीक है। मैंने पढ़ाया हुआ है अपने लेक्चर्स में, शायद आपने देख लिया होगा, प्लीज वहां पर एग्जाम में डॉट मार के मत आना सर ये कौन सा कोऑर्डिनेट है ना, पेपर टीचर पेपर चेक कर रहा है, ये 2 अंक दिख रहे हैं, ये क्या भाई, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये तो सवाल में नहीं दिया है कोऑर्डिनेट, ये 2 कोऑर्डिनेट कहां से आ गए, है ना। तो ऐसे मत कर लेना, ठीक है, समझ लेना बात को, ठीक है बेटा। चलो जी, हो गया हमारा फॉर्मूला खत्म, ठीक है बेटा। तो अभी हम शुरू करेंगे हमारे सवाल। मैंने 15 मिनट बोला था, 15 मिनट लिया, हाँ नहीं 15 मिनट से कम में हो गया। अभी आने वाले जो 20-25 मिनट होंगे इसमें फोड़ना है, लेकिन आपको देख के लगेगा कि सर ये तो बहुत इजी सवाल है, सारे बहुत इजी होते हैं, काइनेमेटिक्स 1D से बहुत इजी सवाल आते हैं, लेकिन आते हैं जरूर। देखो जैसे मैंने पिछले 20 साल के इंपॉर्टेंट सवालों को निकाला है, पिछले 20 साल के, तो आप बस देखते जाओ कैसे फोड़ेंगे हम। शुरुआत करते हैं 2023 के सवाल से, ठीक है, 2023 के सवाल से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले क्या आया था, देखते हैं भाई क्या है ये। A vehicle travels half the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v. Its average speed is। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ही नहीं फॉर्मूला शीट में, तो है कि नहीं, क्यों, क्योंकि भाई एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। देखो यहां पर बताया जा रहा है कि भाई एक पूरा प्लेटफॉर्म है, ए से सी ए मान लो, बी यहां पर, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस कवर करता है, तो ये डी है, आधा डिस्टेंस कवर करता है विद द स्पीड ऑफ v, और बाकी आधा डिस्टेंस कवर करता है विद द स्पीड ऑफ 2v। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो यहां पर आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, हमें
एवरेज डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला पता है ना? वो कौन सा है? वो है आपका, जब डिस्टेंस सेम होता है, जब अगर मान लो डिस्टेंस यहां पर सेम होता है, क्या होता है भाई? डिस्टेंस अगर सेम होता है, डिस्टेंस अगर मेरा सेम होता है, जैसे यहां पर डिस्टेंस कवर्ड सेम है, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला बन जाती है 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इसको आपको नोट डाउन कर लेना बेटा, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। वैसे मान लीजिए अगर मेरा टाइम सेम होता है, अगर मेरा स्पीड कवर जो हो रहा है, जैसे मेरे को बताया जाता है कि भाई आधे वक्त वेलोसिटी v और बाकी आधे वक्त वेलोसिटी 2v है, तो टाइम अगर मेरा दोनों सिनेरियो में सेम होता है तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का बेटा? v1 प्लस v2/2। ये भी आप जानते हो 9th ग्रेड से, ठीक है? तो अभी हमारा यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो अभी हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास 2v1 कितना है? v है, और v2 कितना है? 2v है, डिवाइडेड बाई v प्लस 2v, ठीक है? तो ये 2 इंटू 2 4 और v इंटू v स्क्वायर हो गया, v प्लस 2v 3v हो गई, है ना? तो v और ये स्क्वायर कट गया, आपके सामने आ गई 4/3v जो आपका एवरेज वेलोसिटी है। और खुदा ना खालसा ये ऑप्शन जरूर होना चाहिए, तो 4v/3 ऑप्शन बी यहाँ पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब, परफेक्टो। 2023 का सवाल इतना इजी देख रहे हो? कितना इजी है 2023 का सवाल? काइनेमेटिक्स 1D के सवाल आते भी हैं, 2023 में आया भी हुआ है, देख भी रहो, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 2008 से उठाया हुआ है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं डिफरेंट वैरायटी, तो आज मैं आपको डिफरेंट वैरायटी से करा रहा हूं जो भी आपको आता है नीट में ना। तो एक वैरायटी आपने देख ली, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला बेस्ड सवाल है। अब ये क्या है? अब पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो बताया जा रहा है कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है? सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर्स टू 20 मीटर्स पर सेकंड। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकंड, कि आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, और वो बदल गई है 20 मीटर पर सेकंड पे, है ना? कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस 135 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी आपको दिया हुआ है 135 मीटर में, ठीक है? इन t सेकेंड्स, द वैल्यू ऑफ t इज, तो आपको अभी यहाँ पर टाइम निकालना है, आपको अभी यहाँ पर टाइम निकालना है। तो ये जो सवाल पूछा गया ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं डायग्राम में, डायग्राम में कन्वर्ट करो तो और इजी हो जाएगी चीजें। बताया जा रहा है कि भाई आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में सफर कर रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर सफर कर रहे हो, ठीक है? पॉइंट ए पे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पॉइंट बी पे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। तो ऑफकोर्स की बात है, वेलोसिटी बढ़ी है तो एक्सेलरेशन हुआ होगा, वरना वेलोसिटी बढ़ेगी कैसे, ठीक है? और ए से बी जाने में टाइम लग जाता है t, ठीक है? और यहां से लेके डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 135 मीटर टिल बी। तो आपके पास v है, u है, s से आपको t निकालना है। कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो आप? a नहीं है आपके पास, ठीक है? t निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ दो ही फॉर्मूला है इक्वेशंस ऑफ मोशन में। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस at, उसमें v और u तो है मेरे पास लेकिन a नहीं है, तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s है मेरे पास, u है मेरे पास, t निकालना है, अरे वहां पर भी a नहीं है। तो यहां पर हम देखेंगे यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, तो इसी वजह से हमें दो इक्वेशन की जरूरत है, सिर्फ एक इक्वेशन से हम काम नहीं बना सकते। तो पहले हम a निकालेंगे, उसके बाद फिर हम t निकालेंगे। अच्छा, अब ये कौन सा फॉर्मूला है जिसमें t है नहीं और a है जो हम निकाल सकते हैं? तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना बेटा? तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे a, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पर a निकालना है तो बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, ठीक है? तो v कितनी है आपकी? v आपकी है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 400, माइनस u कितनी है आपकी? u है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, डिवाइड बाई 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी? 135, तो 2 इंटू 135 हो गया। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 400 माइनस 100 इज 300, 2 इंटू 135 शुड बी 240, है ना? नहीं सॉरी 270 होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0 0 कट गया, 3 9 बार और 3 10 बार, 10/9 यानी कि 1.11 ज्यादा रहेगा, 1.11 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपकी एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा? ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आ चुकी है, अब या तो हम पहले या दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम भी निकाल सकते हैं। तो चलो ये हमारा पहला पार्ट था, अब ये दूसरा पार्ट। तो मैं पहले इक्वेशन से निकाल देता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मेरा पहला फॉर्मूला है। u को यहां लाते हैं तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक है? अब a को नीचे भेज देते हैं, सो t विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, सही है बेटा? तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? अगेन मेरी फाइनल वेलोसिटी है भाई 20, मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 10, और मेरा एक्सेलरेशन कितना है?
देखो अब आपके ऊपर चॉइस है कि या तो आप 1.11 लो या तो फिर 10/9 लो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या क्लास 11 का सवाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने फाइनल वैल्यू निकाल दी ना एक ही, तो आप लेकिन फर्दर कैलकुलेशंस में हमेशा फ्रैक्शन में ले सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ फ्रैक्शन में लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा आपका। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10/9 जो मुझे आया था यहाँ पर फ्रैक्शन में एक्सेलरेशन, तो उससे क्या होगा 20 - 10 10 होता है, फिर हो गया 10/9। देखो कैसे 10/10 कट गया आराम से और 9 ऊपर आ जाएगा, तो 9 सेकंड्स आ जाएगा मेरा जवाब, है ना। अगर मान लो मैं 10/1.11 लिखता तो थोड़ी बहुत वाट लगती ना मेरी कि कैलकुलेशन करने में, सर 8 पॉइंट समथिंग आगे क्या आएगा समझ नहीं आ रहा, तो 9 लिखो भाई सीधा, वहां पर 9 सेकंड दिखा दिया हुआ है, बात खत्म करो, ठीक है। तो फर्दर कैलकुलेशंस में आप हमेशा फ्रैक्शन ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्लास 11 में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके पहले वाला जो जवाब है फ्रैक्शन को डिवाइड करके लिख दिया वैल्यू भाई। फर्दर कैलकुलेशंस में 1.11 लेना कोई जरूरी नहीं है, कोई नहीं मार्क्स काटेगा आपके, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा है बच्चों, तो लाइक करते जाना, शेयर करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना चैनल को, ठीक है। प्यार जरूर बांट कर जाना कमेंट सेक्शन में, आपके प्यार पे जिंदा है अभी, ठीक है। हाँ जी, नीट 2017 का सवाल, थोड़ा सा डिफिकल्टी मैंने बढ़ा दिया है यहाँ पर, उम्मीद है कि आप इस पे खरे उतरोगे। क्या सवाल है देखिए ध्यान से। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल at any time r x is equal to 5t minus 2t square and y is equal to 10t। तो यहां पर दो कोऑर्डिनेट दे दिए। सर ये तो मोशन इन 1D है ना, मोशन इन 2D कहां से आ गया, क्योंकि x का भी दिया y का भी वैल्यू दिया है। अरे ठहरो जरा, पहले सॉल्व तो करते हैं। तो यहां पर बोला गया कि भाई x का कोऑर्डिनेट, यानी कि x कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दिया हुआ है आपको 5t minus 2t square और y की वैल्यू दी गई है 10t, ठीक है। अच्छा, wherein x and y are in meter and t is in second, तो x and y मीटर में मतलब वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है ना, कॉमन सेंस, ठीक है। The acceleration of the particle at t is equal to 2 seconds, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है t is equal to 2 seconds, तो आपको डिस्प्लेसमेंट दी गई है, उससे एक्सेलरेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। हमने सीखा था ना, मैंने आपको फॉर्मूला शीट में सिखाया था, ठीक है। तो पहले चलो इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे dx/dt, सबसे पहले हम करेंगे dx/dt। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dx/x का क्या होगा भाई, 5t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिनको नहीं पता है मैं नोट डाउन करा देता हूं। यहाँ पे देखो बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी x टू द पावर n की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वैल्यू x टू द पावर n की क्या होती है, ये होती है nx टू द पावर n-1, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होगा, अगर x स्क्वायर है तो ये 2 क्या है, ये n है, तो 2 सामने आ जाएगा, x और n-1 तो हो जाएगा 2-1, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x, ठीक है। जिनको नहीं पता डिफरेंशिएशन में दोबारा सिखा रहा हूं, जब मैंने इनफैक्ट ये लेक्चर भी लिया था तब भी सिखाया था, डिफरेंशिएशन का अलग सेशन भी लिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का जो आपको यूज करने मिलेगा इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में भी, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वैल्यू टू द पावर n इज इक्वल टू nx टू द पावर n-1। तो यहां पर 5t है, t यहां पर डिफरेंशिएट करें, t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो t के ऊपर पावर कितना है, 1 है, तो 1t टू द पावर 1-1, 1-1 0 हो जाती है, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो यहां पर बचेगा क्या 5, ठीक है, 5 बचेगा, माइनस 2t स्क्वायर, तो अगेन t स्क्वायर है, t स्क्वायर है तो सेम x स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट होगा, 2 सामने आ जाएगा, 2-1 1, 2x के बदले वहां पर आप क्या लिखोगे 2t, तो यहां पर आपका -2 इंटू 2t, ये बन जाएगा 5 - 4t, सही है बेटा, ठीक है। अब वैसे ही हम dy को भी डिफरेंशिएट करेंगे t के टर्म्स में, तो यहां पर तो 10 है सिर्फ, तो 10t है तो 10 ही बचेगा, ठीक है। ये मेरा हो गया वेलोसिटी, मुझे यहां पर मिल चुकी है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, मुझे मिल चुकी है यहां पर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, तो मैं क्या करूंगा, इसको निकालूंगा। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन वुड बी dvx/dt, मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा ऐसे, तो क्या मिलेगा मुझे, ये था पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे, 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होती है, कुछ बचा ही नहीं है वहां पर, माइनस यहाँ पर 4t है तो 4t का डिफरेंशिएशन 4 बच जाता है, सो योर आंसर इज -4 मीटर्स पर सेकेंड इन द x डायरेक्शन। अब मेरे पास आती है ay जो है, अब मेरे पास ay है जिसका होगा डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dt, ठीक है। तो ये तो भाई 10 है, 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इसलिए मैंने बोला था कि आप थोड़ा रुक जाओ कि दो वैल्यूज दी गए, दो प्लेन में दिया गया, 2D प्लेन नहीं है 1D है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इन दिस y डायरेक्शन इज 0, तो इट बिकम्स बेसिकली वन डायमेंशनल मोशन फॉर एक्सेलरेशन, वन डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन इज -4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा, मिल गया। अच्छा अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स निकालनी है,
बट यार यहां पर मेरे जो एक्सेलरेशन है उसमें तो टाइम की वैल्यू नहीं है, तो मैं डाल ही नहीं सकता। आप देख रहे हो ना, मेरे एक्सेलरेशन में टाइम की वैल्यू ही नहीं है। अगर कोई ना कोई वैल्यू होती तब मैं डाल देता, लेकिन एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम राइट नाउ, क्योंकि तो इसका मतलब ये कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पर, -4 मीटर पर सेकंड पर यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली दैट मींस माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी -4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। t = 2 में डाल ही नहीं सकता। अगर ऐसा इक्वेशन बनता फिर मैं डालता, अच्छा t = 2 सो 5 - 20 फिर ये आ गया आपकी एक्सेलरेशन, नहीं ना, डाल ही नहीं सकता, उसमें -4 आया, t का टर्म ही नहीं है। ठीक है, बात खत्म हो गया। चलो बहुत बढ़िया गाइस, ऐसे ही मेहनत करते तो 2017 का सवाल भी हो गया। अब अगर मैंने पहला सवाल, अगर मैं पहले 3 सवाल को अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूं, 2017 में आप देखोगे डिफरेंशिएशन का सवाल आता है। 2008 में क्या सवाल था भाई, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, जहां पर आपको फॉर्मूला डालकर वैल्यूज निकालने हैं, जैसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या 10th में आया होगा, 9th में आया होगा वैसे। और 2023 में आप देखोगे दोनों का सॉर्ट ऑफ मिक्सचर है ना, कि मतलब वेरिएबल भी दिया हुआ है और फॉर्मूला बेस्ड भी है। लेकिन आगे और देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि भाई कैसे सवाल आते हैं, वो पैटर्न समझना जरूरी है ना। दोबारा आपके सामने 2007 का सवाल आप देखोगे, 2007 का सवाल है, इसके पहले बार 2017 का था। 17 और 7 ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा हमें, 17 में भी देखो ऐसे वैल्यूज दे दी गई कि डिफरेंशिएट करो। अब देखो क्या दिया हुआ है, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग x इज गिवन बाय x इज इक्वल टू, आप देखोगे 9t² - t³ दिया हुआ है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। ये डिफरेंट वैरायटी है गाइस, जैसे मैंने बताया था, मैंने आपको डिफरेंट वैरायटी दी हुई है हर सवाल में। यहां पर आपको एक्सेलरेशन वगैरह नहीं पूछ रहा, आपको बोल रहा है कि भाई ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, मतलब आपको x ही बताना है, आपको पोजीशन ही बतानी है ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द x डायरेक्शन। ये मैंने सिखाया है, मैंने पढ़ाया हुआ है हमारे सेशन में, ये जब मैंने पढ़ाया था मैंने बताया भी था कि मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या होता है। तो आपको वो पोजीशन बतानी है, वो डिस्प्लेसमेंट बताना है जब आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम स्पीड पर होगा। कैसे निकालेंगे सर? पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि भाई मैक्सिमम स्पीड किस वक्त पे होगा, है ना। पहले मुझे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम स्पीड किस वक्त पे होगा, टाइम ऑफ मैक्स स्पीड, ये निकालना है मेरे को। पहले टाइम कैसे निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं मैक्सिमम स्पीड कब कैसे होगा, मुझे पता कैसे है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको बताऊं कि वहां पर उसेन बोल्ट जी दौड़ रहे हैं अपने मैक्सिमम स्पीड पर, उनका मैक्सिमम स्पीड कितना है, उनका मैक्सिमम स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से वो दौड़ रहे हैं। आपने कुछ कैच किया? जैसे मैंने बोला उनका मैक्सिमम स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जैसे मैंने आपको सीधा बता दिया कि उसकी वेलोसिटी 20 है, कांस्टेंट है। जब कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम स्पीड में होती है उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है ना भाई, मैक्सिमम स्पीड के ऊपर कुछ नहीं होता है, वो मैक्सिमम है। मैं भाग भाग कर अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव कर चुका हूं, मेरा मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, 200 कांस्टेंट हो गया। तो जैसे मेरी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मेरा एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। समझ पा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझो इस बात को। तो मैक्सिमम स्पीड में मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ at maximum speed और वेलोसिटी पर से डजंट मैटर, ठीक है। at maximum speed my acceleration would be equal to 0, यानी कि my dv by dt will be equal to 0। क्या करूं सर इसका? मैं चार डालू क्या dv by dt equal to 0 है? तो अचार नहीं डालना बेटा, देखो अब क्या होगा, ठीक है। तो dv by dt निकालो तो सही समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। जैसे x कितना है भाई, मैं dx by dt निकालता हूं। पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा, वेलोसिटी होती है मेरी dx by dt, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, तो t का स्क्वायर सामने आ जाएगा, तो 18t हुआ माइनस 3t² हुआ, ठीक है। ये क्या है बेटा भाई, ये वेलोसिटी मिल गई। अब मेरे को क्या निकालना है, dv by dt निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन होती है dv by dt। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन करोगे, तो 18t बन जाती है 18 माइनस 3t² बन जाती है 60, सही है। लेकिन
since at max speed, since at maximum speed a is equal to 0, so 18 minus 60 should be equal to 0. Correct. Now 18 goes there, so 60 becomes equal to 18. So t becomes equal to 18 by 6, which is equal to 3 seconds. What is this time? This time is when acceleration is equal to 0. And when is acceleration equal to 0? At maximum speed. So this is the time of maximum speed जो आपको निकालनी थी. Cool bro. ठीक है. अब क्या करना है? So x at time max speed कितना होगा? x की वैल्यू at t is equal to कितना आया? 3 सेकंड. निकाल दो. 9t square minus t cube, 9t square minus t cube. So your x at t is equal to 3 seconds is 9 into 3 का square minus 3 का cube. 3 का square होता है 9 minus 3 का cube होता है 3 3 is 9, 9 3 is 27. So 81 minus 27 is 54 meters. So x की value at maximum speed is 54 meters and that is option C. बढ़िया सवाल है कि नहीं? मजा आया कि नहीं बच्चों? आया ना? ऐसे सवाल करते रहेंगे भाई. अभी 6 सवाल और है. अभी मजा आ गया. रुको और भाई 6 सवाल और है. ठीक है, 6 सवाल और करते हैं. आ जाओ भाई. ठीक है, तो याद रखना बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम स्पीड पे क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 होती है. इसको प्लीज कृपया करके नोट डाउन कर लीजिए. ऐसे और वैरायटीज में लाया हूं आज के लिए, आप डोंट वरी. यहां पर ही कुछ बताया था मैंने क्या? यहां पर नहीं बताया ना कुछ मैंने? ये बताया था मैंने. नोट डाउन कर लो कि डिफरेंशिएशन का जो कॉमन कॉन्सेप्ट है. यहां पर कुछ बताया था? नहीं. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम. 2006 का सवाल. 2006 में भी डिफरेंशिएशन बेसिस सवाल आया हुआ है, देख सकते हो आप. देखते हैं कि भाई ये क्या सवाल. चलो. A particle moves along a straight line OX at a time t is in second. The distance x of the particle from O is given by, तो आपको x दे दी गई है, x की वैल्यू दी गई है 40 plus 12t minus t cube. ठीक है. अच्छा, how long would the particle travel before coming to rest? अच्छा, ये भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. यहां पर क्या बोल रहा है? How long would the particle travel? यानी कि अगेन आपको टाइम निकालनी है. टाइम निकालनी है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा. अच्छा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब उसकी वेलोसिटी 0 होगी, स्पीड 0 होगी. समझ गए फिर आप, है ना? मतलब क्या हुआ इसका? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स योर वेलोसिटी और dx by dt इज इक्वल टू 0. सर इसका मैं क्या करूं? ये तो अभी आप नहीं पूछोगे, है ना? क्योंकि पिछले वाले में मैंने समझा दिया आपको कि जैसे अभिषेक सर ने ये चीज लिख दी, आपको बस डिफरेंशिएशन करना है, बाकी फिर अपने आप खेल सामने आ जाएगा, है ना? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर x by dx by dt करूंगा. सिर्फ dx by dt करना है मेरे को. क्या x 40 हो गया 0 प्लस 12t का होता है 12 माइनस t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर. ठीक है, तो मेरी dx by dt क्या बन गई? मेरी dx by dt हो गई 12 माइनस 3t स्क्वायर. But since object is at rest, dx by dt यानी कि my velocity should be equal to 0. So 12 minus 3t square should be equal to 0. Correct? So my value would be 3t square is equal to 12. So t square will become 12 by 3, है ना? अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है. तो एक नहीं 3 4, अरे नहीं यार, नहीं ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. नहीं ठीक है. हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? हाँ ठीक है, सही है. ठीक है, सो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 by 3, 4 होता है तो t हो गया √4. सो t की वैल्यू हो गई 2. सही है, t की वैल्यू आपको आ चुकी है 2 सेकंड आपको आ चुकी है t की वैल्यू. अब इस t को डालना आपके x की बस पे. ठीक है, सो x जब रेस्ट पे आएगा 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, क्या वैल्यू आएगी यार?
सो एक्स रेस्ट पे आ गया तो भाई 40 प्लस 12 टू ज़ा 24 माइनस 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8, ठीक है। सो एक्स रेस्ट इज इक्वल टू 40 प्लस 24 64 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 56 मीटर। कितनी होगी भाई? 56 मीटर। ऑसम ऑसम। नहीं, यहां पर 56 मीटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर 56 मीटर? 56 मीटर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि ऑब्जेक्ट शुरुआत में कहां था। हमें बस इतना पता है कि भाई एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट का पोजीशन 56 मीटर है। वहां पर जाकर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, लेकिन उसके पहले कब रेस्ट पे था हमें पता नहीं ना। देखो, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो ये कितनी देर से ट्रैवल कर रहा है मुझे पता नहीं। मैं बस ये अज्यूम कर सकता हूं कि भाई चलो मान लेते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो t इज इक्वल टू 0 से ट्रैवल कर रहा है, उस वक्त वो रेस्ट पे था, मान लेते हैं। तो उस वक्त जो उसका पोजीशन था वो कितना था वो निकालना जरूरी है ना। तो मान लो अगर मैं यहां पर निकालता हूं एट t इज इक्वल टू 0, मेरी वैल्यू कितनी आएगी? मेरी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 0 का क्यूब। तो क्या आएगी वैल्यू? x इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 40 मीटर्स। यानी कि व्हेन माय t वाज इक्वल टू 0, मेरी x की वैल्यू 40 मीटर थी, ठीक है। रेस्ट पे था तब मैं, व्हेन t इज इक्वल टू 0 तब मैं रेस्ट पे था, मेरी x की वैल्यू 40 मीटर्स थी। फिर मैंने वहां से चलना शुरू किया और उसके 2 सेकंड के बाद मैं दोबारा रेस्ट पे आया 56 मीटर्स पे, ठीक है। तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने ट्रैवल किया x इज इक्वल टू 0 से, x इज इक्वल टू 0 बेसिकली मीनिंग मेरे को x एट 2 सेकेंड्स माइनस x एट 0 सेकेंड्स को सबट्रैक्ट करना है। तो 56 माइनस 40, द आंसर कम्स आउट टू बी 16 मीटर्स। दिस इज व्हाट द आंसर इज। तो अब देखोगे आपके नीट वाले कितने शातिर हैं, उन्होंने आपको 56 मीटर भी दिया है ऑप्शन में, 40 मीटर भी दिया है ऑप्शन में, लेकिन सही जवाब 16 मीटर निकलेगा। तो आपको बेटा क्लास 11 से एक और ऊपर सोचना पड़ेगा, तभी ऐसे सवाल सॉल्व हो पाएंगे। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, आगे बढ़ते। ओके ब्रो, 6th क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है। इतने हार्ड सवाल करने के बाद ये आपको इजी लगे, बहुत 2005 का सवाल है। ये तो मुझे लगता है कि ऐसे दे देते कि बच्चे 4 मार्क्स कमा कर ले जाएं, यार क्या ही करना है हमें रख के, ऐसे सवाल हो गया है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बॉल जब ऊपर की तरफ जाता है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 10 मीटर पर सेकंड, बट व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि मान लो आपने बॉल को फेंका, ठीक है, तो और ये उसकी मैक्सिमम हाइट को पहुंचेगी, ये दिस इज द h मैक्स द ऑब्जेक्ट कैन रीच। तो इसको जाना है, ऊपर जाना है, लेकिन सवाल में दिया गया है कि भाई मैक्सिमम हाइट पे तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है, हम ये जानते हैं। बोला गया यहां पर कि फेंकते वक्त वेलोसिटी नहीं दी गई हमें। देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू अस, नो देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी गिवन। वेलोसिटी कौन सी दी गई है? बोला गया कि मैं फेंकने के बाद जब मेरा ऑब्जेक्ट आधी हाइट पे आता है, यानी कि h मैक्स बाई 2 के हाइट पे आता है, तब जाकर मेरी वेलोसिटी है कितनी? 10 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दिया नहीं है मुझे, ठीक है। सो हाउ हाई डज द बॉल राइज, मुझे h मैक्स निकालना है। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है यार। देखो यहां पर बताता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, s क्या होता है? 2as होता है ना। s क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है ना। डिस्प्लेसमेंट यहां पे कहां से कहां पर? मैं ये डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करूंगा ना, मैं यहां से यहां अज्यूम करूंगा मेरा पोजीशन। मैं बोलूंगा ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है, यहां से यहां का मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बस। तो यहां से यहां पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? ये पूरी हाइट h मैक्स है, यहां से ये आधी हाइट h मैक्स बाई 2 है, तो बचा कितना? h मैक्स बाई 2। आधी हाइट होगी तो आधी हाइट बचेगी ना। तो यहां पर मेरी वैल्यू कितनी आएगी डिस्प्लेसमेंट की? h मैक्स बाई 2। इससे बाकी सारे वैल्यूज है हमारे पास। हाँ सर v 0 है, u 10 है,
एक्सेलरेशन बोल दिया 10 ले लो, बात खत्म हो गई भाई, एच मैक्स आ जाएगा। इतना लड्डू सवाल कैसे, 2 और 2 कट भी गया, देखो 2 और 2 कट भी गया। सो वी, और मेरे को निकालना क्या एच मैक्स, तो एच मैक्स विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए। इतना लड्डू सवाल देख रहे हो, ऐसे ही बोल दिया नीट वालों, लेके जाओ भाई, लेके जाओ, नहीं चाहिए मेरे को। 0 माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई मेरी जी जो है 10 है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुझे -10 लेना होगा, है ना। सो माई मैक्सिमम हाइट इज हाउ मच, -10 का स्क्वायर क्या होता है -100 डिवाइड बाई -10, माइनस माइनस कट गया, सो 10 मीटर्स शुड बी माई मैक्सिमम हाइट विच इज देयर इन दी ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इजी बेटा, समझ में आ गई बात, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 नीट 2007 का। मुझे लगता है नीट 2007 में थोड़ी सी खुन्नस थी बच्चों के अगेंस्ट नीट को, क्योंकि ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा 2007 में बच्चों के लिए। अब क्योंकि आप पीवैक्यू कर रहे हो, आपके लिए इस साल ये डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि इस साल तो आप मेरे साथ कर रहे हो ना इतनी अच्छी प्रैक्टिस। और भाई 40 मिनट्स हो भी गए, चलो बहुत बढ़िया, सही टाइम पे जा रहे हैं। चलो आगे, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f a time t given by f is equal to f naught 1 minus 1 t by t। तो यहां पर देखो बेटा, आपको एक्सेलरेशन दी गई है f बोलकर एक्सेलरेशन दी गई है f बोलकर नीट वाले भी करने लग गए, ठीक है। अब f इज इक्वल टू f नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, ये दिया हुआ है एक्सेलरेशन का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ f दिया हुआ है, ठीक है। वेर एफ नॉट एंड टी आर कॉन्स्टेंट, एफ नॉट और कैपिटल टी कॉन्स्टेंट है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो उनको कॉन्स्टेंट मानना है, ठीक है। अब द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी, at t इज इक्वल टू 0, अरे t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, यानी कि dx by dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। In the time interval between t is equal to 0 and the instant when f is equal to 0, the particle's velocity vx is. So t is equal to 0, acceleration is also equal to 0. ठीक है, मतलब in the time interval between t is equal to 0 and the instant when f is equal to 0, ठीक है भाई, मान लो यार, the particle's velocity vx is, तो यानी कि जब acceleration को मैं 0 assume करूंगा तो मेरी velocity कितनी आएगी। पहली बात, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उल्टा कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करना होता है, बस वही करो, इंटीग्रेशन करो बबुआ, सब चीजें सामने आ जाएगी। इंटीग्रेटिंग एफ इन टर्म्स ऑफ कोर्स टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, सो एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल डी dt, ठीक है, dt। ये कैसे, ये dt कैसे आता है सर, अगर ये आपको जानना है तो वो भी बहुत सिंपल है। जैसे यहां पर देखो, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन मेरी होती है dv बाई dt, ठीक है। सो मैं अगर dv को यहां लिखूंगा तो a dt हो जाएगा, dv यहां लिख के a dt लिख दो, a क्या है, a आपका f है, लिख दिया मैंने, तो वही वहां पर वैल्यू आ गई, सेम थिंग है, तो मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है। सो f विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, एफ नॉट को मल्टीप्लाई करो अंदर, सो एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी अपॉन टी डी टी। अब यहां पर सब्ट्रैक्शन बीच में है, आप इसका मतलब ये कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है उनको आप अलग अलग कर सकते हो, है ना, उनको आप अलग अलग कर सकते हो। तो यहां से मैं यहां ले आता हूं पहले, हाँ, सो एफ विल बी इक्वल टू एफ नॉट का इंटीग्रेशन अलग से करेंगे डी टी, माइनस ये जो एफ नॉट टी अपॉन टी डी टी है इसका भी इंटीग्रेशन अलग से करेंगे। जैसे बताया गया सवाल में एफ नॉट कॉन्स्टेंट है, तो एफ नॉट कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, एफ नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी टी रहेगा अंदर, माइनस एफ नॉट बाहर आ जाएगा, डी टी रहेगा अंदर, टी अपॉन, अच्छा कैपिटल डी भी तो कॉन्स्टेंट है तो कैपिटल डी भी बाहर आ गया, टी डी टी बच गया यहाँ पर अंदर, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन कर लो, हो गया, डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी टू द लिमिट्स, यहां पर लिमिट्स भी है, बोला जा रहा है ना कि भाई इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0, मतलब टाइम इंटरवल क्या है, व्हेन t इज इक्वल टू 0 से लेकर व्हेन द
क्या कहते हैं, इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0। अब वो इंस्टेंट कौन सी है, वो ये कैपिटल टाइम t है। सो योर इंटीग्रेशन शुड बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, 0 टू कैपिटल T, 0 टू कैपिटल T, 0 टू कैपिटल T, 0 द इंस्टेंट व्हेन द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, वहां तक आपको ले जानी है, 0 टू कैपिटल T। तो 0 टू कैपिटल T इंटीग्रेशन हो गया माइनस f नॉट कैपिटल T, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2, 0 टू कैपिटल T। बस अब वैल्यू डालनी है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो अपर लिमिट डालोगे तो t बचेगा, तो f नॉट t बचा, माइनस लोअर लिमिट 0 डालोगे तो 0 बन जाएगा, तो f नॉट t 0 माइनस 0 हो गया, माइनस t स्क्वायर में डालोगे तो f नॉट अपॉन t स्क्वायर बाई 2 होगा, और 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा। अब यहां पर बचा गया t और ये स्क्वायर कट जाता है, ठीक है, और यहां पर क्या बचती है, यहां पर बचती है f नॉट t, और यहां पर भी बचता है माइनस f नॉट t बाई 2। f नॉट t कॉमन ले लोगे आप, तो f नॉट t नहीं यार, f नॉट t माइनस f नॉट t बाई 2 क्या होता है, f नॉट t बाई 2 ही होता है, मतलब 1 माइनस 1 बाई 2 तो ये भी होती है। तो आप देखो f नॉट t बाई 2 कौन सा वैल्यू हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, f नॉट t बाई 2, f नॉट t बाई 2 ऑप्शन नंबर 1 इन द x डायरेक्शन। ठीक है, बढ़िया। अरे यार ये सब जगह मैं f क्यों लिखते जा रहा हूँ, एक सेकंड ना, एक छोटी सी गलती मैंने कर दी यहाँ पर, मैंने सब जगह ये f लिखते जा रहा हूँ, ये f तो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन थोड़ी निकाली है हमने तो dv बाई, हमने तो dv निकाला है नहीं, हमने तो dv निकाला हुआ है, और dv क्या होता है, dv होता है वेलोसिटी, तो ये dv है, ये भी dv है, यहाँ तक ये भी dv है, इंटीग्रेशन dv, और जब इंटीग्रेशन खत्म कर देता हूँ तो dv का इंटीग्रेशन v बन जाता है, बस v, ठीक है, v और v, चलो बराबर, ओके। सातवां सवाल था ये, बहुत बढ़िया। अब हम आ चुके हैं हमारे 8वें सवाल में, बहुत ही इजी सवाल, 2008 का बहुत इजी सवाल। A particle shows distance time curve as given in this figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. Maximum instantaneous velocity कहां पर होगी, जहां पर सबसे ज्यादा स्लोप होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, किस पॉइंट में सबसे ज्यादा स्लोप है वहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, है ना। तो पॉइंट नंबर ए में अगर मैं देखूंगा, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करके बना देता, इसको बड़ा कर देता हूं ना मैं, ठीक है, अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, बड़ा हो गया यहाँ पे ग्राफ, चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, पॉइंट ए पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो मेरी भाई, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मुझे टेंजेंट बनाना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहां से टेंजेंट बनाओ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक्स एक्सिस में काटो, जो एंगल बनेगी थीटा बनेगा। तो यहां पर देखो थीटा इतना है, ठीक है, पॉइंट बी पे अगर मैं बनाऊंगा तो मेरी थीटा इतनी आएगी, तो ऑफकोर्स ये बात है बी पे स्लोप ज्यादा है, तो बी पे वेलोसिटी ए से ज्यादा है, तो बी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। सी पे बनाऊंगा तो भाई सी पे तो आपका टेंजेंट तो कुछ और ही लेवल पे है यार, टेंजेंट तो मैक्सिमम है यहाँ पर, है ना, तो सी की वेलोसिटी बी से भी ज्यादा है, और डी में आने के बाद थोड़ा सा आप देखोगे वेलोसिटी यहाँ पर कम हो जाती है, दोबारा कम हो जा रही है। अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ यहाँ पर तो एक्स एक्सिस को यहाँ पर काटता है तो कम हो जाती है, तो मैक्सिमम यहाँ पर मुझे सी का दिख रहा है, तो सी हैज द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 2008 का सवाल, इतना इजी, ग्राफ बेस्ड सवाल बहुत इजी आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक ही वैल्यू है 4/3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, इन द थर्ड सेकंड इज, तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है इन द थर्ड सेकंड। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, एस nth, मैंने बताया था ना आपको कि भाई जब n वैल्यू दी गई, जब टाइम की वैल्यू पर्टिकुलरली दी जाए तो कैसे निकालते हैं, u प्लस a n माइनस 1/2, ये बताया था मैंने आपको। तो s at 3 सेकंड यानी डिस्प्लेसमेंट एट थर्ड सेकंड निकालना है, तो u कितनी है 0 है, a कितनी है 4/3 और n मेरे को 3 मिली है -1/2, सो s इन द थर्ड सेकंड इज इक्वल टू 4/3, 3 माइनस 1/2 तो 6 माइनस 1/2 5/2, सो इंटू 5/2 हो गया 2 1 2 2 10/3, 10/3 मीटर्स। अब मेरी वैल्यू हो जाती है 10/3 है, हाँ 10/3 है, मुझे लगा मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में देते हो थोड़ा शायद और डिफिकल्ट होता, 3.33 लिखना पड़ता, बट ठीक है, इजी सवाल 2008 का। nth स्ट्रेट वर्क फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं पता तो क्या करते, मजा आता ना फिर। 10वां सवाल आपके सामने, जो प्रॉब्ली इस पूरे सेशन का सबसे डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन ये जो सवाल है वो नीट का सवाल नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा,
लेकिन ये जो सवाल है ये आपके एनसीईआरटी का है एंड वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी है। तो मैं करना चाहता हूं आज ये 10वां सवाल नीट का नहीं है, ठीक है। बहुत मजा आएगा देखना, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा सवाल रिलेटिव वेलोसिटी पे, और मेरे को 100% यकीन है कि आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में सवाल तो जरूर आ रहा है, इसलिए बच्चों मैंने ये सवाल आपके लिए ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखो इस चीज को कैसे करना है। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक पुलिस वैन है, और बाय द वे अगर आपने मेरा रिलेटिव वेलोसिटी का सेशन नहीं देखा हुआ है, आपने मिस आउट कर दिया बच्चों, वरना रिलेटिव वेलोसिटी में पागल हो जाते हैं लोग जवाब निकालने के लिए। मेरी पुलिस वैन है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के हिसाब से 30 किलोमीटर पर आवर है, एंड ऐसे अच्छा बच्चा मैं इस 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। सो 30 इंटू 5/18 करूंगा, कितनी आएगी? 3 6 जा 3 10 जा 2 3 जा 2 5 जा, ठीक है। तो आगे 25/3 मीटर्स पर सेकेंड, ओ स्क्वायर लिख दिया मैंने, मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। 25/3 सही है ना। वी पुलिस ग्राउंड 30 इंटू 5/18, सो 6 3 जा 6 5 जा, ठीक है। 25/3 बराबर ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे, fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with the speed of 192 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि भाई पुलिस जो है ना, एक पुलिस की स्पीड इस डायरेक्शन में है, और वो कहां जा रहे हैं? वो एक चोर के कार का पीछा कर रहे हैं, वो एक चोर के कार का पीछा कर रहे हैं। और चोर की कार की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ द थीफ्स कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज इक्वल टू 192 kmph। एंड एज अच्छा बच्चा आप क्या करोगे? इसको कन्वर्ट करोगे मीटर्स पर सेकेंड में, 5/18। सो 192 इंटू 5/18 कितना होगा यार? कर दो ब्रो, कर दो। 6 से कटेगा दोबारा मेरे ख्याल से आराम से, हाँ। तो 6 3 जा 6 3 जा 6 2 जा, अब तो नहीं कटेगा, है ना। तो 6 आपका 18 इंटू 32 टाइम्स, क्या कर दिया भाई? 6 3 18 नहीं, 6 32 टाइम्स 92, 32 टाइम्स, हाँ ठीक है। 6 3 18 2, हाँ ठीक है बराबर। अब 5 2 10, 1 कैरी, 5 3 15, 1 16, 160/3 हो गया, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, और 160/3, 160/3 मीटर्स पर सेकंड होगी मेरी जवाब। ये थीफ की कार है, उसकी भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता चल चुका है। अब आगे क्या बोल रहा है? इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर्स पर सेकंड। तो अब क्या हुआ कि आपके जो पुलिस वाले हैं ना, पुलिस वाले ने आपके थीफ के कार के ऊपर एक गोली चलाई, ठीक है, एक गोली चलाई, और इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है? सो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस वैन विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस इज इक्वल टू गिवन टू एज 150 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा जी, ठीक है। विथ वॉट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार? अब मुझे बतानी है कि भाई आपका जो बुलेट है वो थीफ के कार को कब नहीं, किस वेलोसिटी से टकराता है, यानी कि मुझे बतानी है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द थीफ, ये बतानी है मेरे को। अच्छा, अब मेरा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ इज इक्वल टू, और दोनों देखो सेम डायरेक्शन, सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सबट्रैक्ट करना है। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मेरे पास VTG दिया हुआ है, हाँ सर मेरे पास दिया है। VBG दिया है नहीं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे नहीं पता, तो यहां पर मेरे पास ये मिसिंग है। VBT दिया हुआ है मुझे, नहीं VBT क्या है? नहीं, VBT तो निकालना है मुझे VBT निकालनी है, VBG निकालनी है, VTG दिया हुआ है, मिसिंग है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो आप समझ सकते हो ना कि भाई 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास है क्या? मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन है। अच्छा, तो मेरे पास VBP है। VBP क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पर मेरे सारी वैल्यूज है क्या? हाँ, मेरे पास सर VBP है 150, मेरे पास VPG है, हाँ सर निकाल दिया आपने 25/3, तो VBG निकल जाएगा, हाँ आराम से निकल जाएगा सर। सो VBG इज इक्वल टू VBP, ये वहां ले जाओ, प्लस VPG, क्या हो गया फिर? VBG इज इक्वल टू, VBP कितनी है भाई? 150 प्लस VPG है 25/3,
क्या आती है वैल्यू देख लो। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा 450 प्लस 25/3 विच इज इक्वल टू 475/3। कटता है 475 3 से? कटेगा शायद, हाँ कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, सो 158.3333 मीटर्स पर सेकेंड मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू उठाकर मुझे यहां पर डाल देना, तो ये मेरी होगी क्या, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू पुट 2 in 1, आपको मिल जाएगा VBT। सो VBT विल बी इक्वल टू, VBG कितनी है भाई, मैं बोल रहा हूं फ्रैक्शन मत लिखो, सीधा ये लिखो 475/3 लिखो, ठीक है, माइनस VTG कितना है, निकाल दिया आपने VTG ना, 160/3। देखा, मैंने बोला था डिनोमिनेटर सेम है ब्रो, क्यों लिख रहे हो। सो VBT विल बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर कॉमन है, 475 माइनस 160, विच इज बेसिकली इक्वल टू कितना, 375, 315 है ना, 315/3 हो जाता है, सही है। 475 475 और 60 निकाल दो, 350 नहीं, हाँ 375, ठीक है। तो ये कटेगा, हाँ कटेगा मेरे ख्याल से, 3105 मीटर्स पर सेकेंड, 105 मीटर्स पर सेकेंड आपकी वैल्यू बन जाती है। करेक्ट जवाब है, जितना मेरे को लग रहा है करेक्ट जवाब लग रहा है मेरे को। कुछ कैलकुलेशन गलती हुई तो गलती हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये सवाल आपके, आई एम प्रीटी श्योर, ऐसे सवाल जहां पर आपका ऑब्जर्वर भी मूव हो रहा है और ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है और ऑब्जर्व के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रही है, ये सवाल सबसे डिफिकल्ट सवाल है रिलेटिव वेलोसिटी से। ये आप प्रैक्टिस जरूर करेगा, जो मेरे रिलेटिव वेलोसिटी का सेशन तो उसको जरूर दिखेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन ये पे खत्म होता है विद अ वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, मेरे को ये होमवर्क क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये एक सवाल काफी है आपके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन वाले कॉन्सेप्ट को आपको एकदम स्ट्रांग बनाने के लिए। ये सवाल भी मैंने एक्चुअली इनफैक्ट हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के सेशन में करवाया था, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा, प्लीज इसको करिएगा। होमवर्क में जब जवाब बताइएगा इस सवाल का, आपको पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन बताना है at 0.3 सेकंड, 1.2 सेकंड, माइनस 1.2 सेकंड। एनसीईआरटी का सवाल है। आई रियली वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस दिस, ये प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपके पूरे मार्क्स आए 11th में भी और आपके नीट में भी, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और ऐसे में आपको हर एक चैप्टर के बाद नीट के पीवाईक्यूज करवाता रहूंगा। हमारा काइनेमेटिक्स इन 1D कंप्लीट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में तत्व बुक का भी लिंक है जहां पर ये सारे सवाल उठाए हुए हैं मैंने। अगला जो हमारा सेशन होगा वो होगा काइनेमेटिक्स 2D का। ऑल द बेस्ट टू यू, देखते रहना सेशन को। प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस चैनल टू ऑल योर नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, ऑल्सो टू योर जेई फ्रेंड्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो दोनों में सेम है, बस सवाल अलग है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन, दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।